दोस्तों नमस्कार। 4PM नेटवर्क पे और दस्तक पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एक बड़ी दिल दहलाने वाली घटना जो है वो आपने कल देखी होगी अमृतसर में। अमृतसर में एक पुलिस स्टेशन को घेरा जाता है और हमारे जो सिख भाई हैं जो कहते हैं कि वो खालिस्तानी समर्थक हैं, वो हमारे सिख भाई उस पुलिस स्टेशन को घेरा डाल देते हैं। और मैं दृश्य भी दिखाना चाहूंगा, दृश्य भी देख सकते हैं आप। इसके साथ साथ आप देखें कि किस तरह से वो माहौल रहा है पूरा। ये माहौल रहा है अमृतसर का। कल की बात कर रहा हूं मैं, कल दोपहर के बाद की। और खालिस्तानी समर्थक हमारे जो सिख भाई हैं, उन्होंने पुलिस स्टेशन को घेरा डाल दिया और एक तूफान सिंह नाम का एक व्यक्ति है, उसको छुड़वाने के लिए ये पूरा कामकाज, ये पूरा जो आप देख रहे तामझाम या जो भी एक प्रदर्शन या एक प्रयत्न, जो भी कहें, संघर्ष कहें, जो भी कहें, इसको किया गया। और बंदूक के साथ थे वो, बंदूक भी थी, तलवारें भी थी, सब कुछ थी। और उसको लेकर बहुत लंबा एक मामला चला और अभी भी हमको पता चला है कि वो तूफान सिंह को अब पुलिस ने जो है उसको रिहा कर दिया है। अब हमने थोड़ी कोशिश की जानने की, समझने की कि ये है क्या पूरा मामला। तो पता चला कि अमृतपाल सिंह नाम के सज्जन हैं जो पहले दुबई में ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा कारोबार करते थे। वो अचानक से फिर आ गए पंजाब में। और दीप सिद्धू साहब, जो लाल किले, जो किसान आंदोलन जब चल रहा था और लाल किले वाला जो पूरा कंट्रोवर्शियल मामला था, उसमें जो अभियुक्त थे, फिर उनकी एक रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई, उनसे ये अमृतपाल सिंह साहब जुड़े हुए थे। और उनकी मृत्यु के बाद वो जो एनजीओ है उनका, वो फिर उनका पूरा ये इनका हो गया है। और समझिएगा, अब वो अपने आप को जर्नैल सिंह भिंडरान वाले साहब की छवि में ढाल रहे हैं लगातार लगातार। और मैं अभी भी अमृतसर होके आया हूं, बता दो आपको। मैं अमृतसर, मैं श्रीनगर से जब वापस आ रहा था तो मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट अमृतसर से थी। तो मैं गोल्डन टेम्पल मत्था टेक के आया, ये भी बता दूं आपको। और मैंने वहां का जो 5-6 घंटे में पूरा माहौल देखा है, वो भी मैंने देखा है पूरी तरह से। और ये जो अमृतपाल सिंह साहब है, जो दुबई के ट्रांसपोर्टर थे बहुत बड़े, और अपने आप को अब वो जर्नैल सिंह भिंडरावाला की छवि में ढालने की कोशिश करते हुए देख रहे हैं। उनका एक साथी है तूफान सिंह, और फरियादी जो है वो वीरेंद्र पाल नाम का एक व्यक्ति है। फरियादी ने ये फरियाद की थी कि ये इन लोगों ने हमको किसी खेत में या किसी फार्म हाउस में जाके हमको बहुत मारा, पीटा और कूटा है, और इसके खिलाफ हम फरियाद कर रहे हैं। अच्छा, ये वीरेंद्र पाल है, ये भी उन्हीं के पुराने साथी हैं, ये हमको बताया गया। और उसके बाद जब तूफान सिंह को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया, उसको छुड़ाने के लिए, आपको फिर से एक बार दिखा दे, ये हुआ है। ये पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया गया है। और धावा बोलने से पहले अमृतपाल सिंह ने ये बोल दिया था कि हम करेंगे ये। और नतीजा ये हुआ है कि वो तूफान सिंह जो है, जो भी है, तूफान सिंह नाम का व्यक्ति, उसको पुलिस को छोड़ना पड़ा। अभी अभी की बात है, कुछ आधा पौना घंटा या 1 घंटा पहले की बात है, उसको छोड़ना पड़ा है। तो इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं कि ये अमृतपाल सिंह है कौन और इसका क्या मतलब बनता है पूरे पंजाब की राजनीति में। जबकि आम आदमी पार्टी पर भी आरोप लगता है कि वो तो प्रो खालिस्तानी है, अरविंद केजरीवाल को उसमें फंसाने की कोशिश की गई है। तो ये क्या पॉलिटिकल साजिश है? अमृतपाल सिंह क्या कोई बीजेपी का
एक प्यादा है, क्या है पूरा मामला, ये जानने की कोशिश हम करते हैं कि हम समझते हैं। राजू विलियम्स साहब को स्वागत करते हैं आपका। और क्योंकि वो पंजाब की राजनीति को 3 दशक से ज्यादा सालों, 3 से भी ज्यादा दशक देख रहे हैं उसको, तो हम उनको अब ये पूछेंगे कि राजू भाई ये है क्या, पॉलिटिकल फंडा है या सही अर्थ में ये सिर्फ धार्मिक मामला है, क्या है ये पूरा मामला? ऐसा है मयूर साहब, जैसे आपने अपनी प्रस्तावना में बताया है, आप लोग जो पंजाब से बाहर बैठे हैं, आपके पास जो खबरें आती, इंफॉर्मेशन आती है, उसमें काफी कुछ समस्याएं होती हैं, तो बड़ी जाहिर सी बात है, और उसके आधार पे निष्कर्ष निकाले जाते हैं। हम लोग जो पंजाब में बैठे हुए हैं, एक तो हुआ कि पत्रकार के तौर पे कैसे इसको हमने क्रिटिकल एंगल से घटनाओं को देखा। दूसरा है कि हम यहाँ पैदा हुए हैं, पले बड़े, सारा कुछ है, हम खुद भोगी हैं इसके। और जो भी लोग, किसी भी, चाहे आप आम पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, लीडर्स हैं, और उसके बाद ये जो रेडिकल्स का आया है एक फिनोमिनन, तो हम लोग इनको समझते हैं। तो बाहर बैठे थोड़ा सा बात का और भी लगता है कि ये पता नहीं क्या हो गया है। मैं सबसे पहले एक चीज आपको बता दूं कि जो सिख भाईचारा है, बिल्कुल पंजाब में इनकी जो मेजॉरिटी है, बहुत संख्यक है। सिख भाईचारा जो है, जो मेजॉरिटी बाय एंड लार्ज, वो बहुत शांत प्रिय लोग हैं। तो ऐसे नहीं है कि भी उठाया, किसी का गला काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और बिल्कुल ये बात सही है कि इनका जो धार्मिक संस्कृति है, इनका इतिहास है, वो ऐसा एक मार्शल एक रेस का है कि देखिए कि जब भी इतिहासक तौर पे अब देखिए कि जितने भी हमले हुए हैं हिंदुस्तान में, तो वो सारे पंजाब के थ्रू होते रहे। यही एक जरिया था कि आते थे सेंट्रल एशिया लेके, और जितने भी धाड़वी हैं वो आते थे, तो यहाँ पे आते थे। तो ये एक इनकी मानसिकता जो है, ना सिर्फ सिखों की बल्कि एक आम पंजाबी की भी मानसिकता वो है कि ये मतलब ही धड़ल्लेदार लोग हैं, बहादुर हैं, और खास करके किसी किस्म का जो अन्याय है ये उसको सहन नहीं करते, और उस पे रिएक्ट करते हैं, अपने अपने लेवल पे भी रिएक्ट करते हैं। और ना सिर्फ अपने साथ जो अन्याय हो रहा है, बल्कि अगर किसी और के भी साथ होता है तो ये उसके साथ खड़े होते हैं। वो ठीक है, तो ये एक बड़ी है। लेकिन मैं ये बताना बहुत जरूरी है, ये बात, इस बात पे आ रहा हूँ, ये नीर भाई, ये बताना बहुत जरूरी है। इससे बहुत सारी भ्रांतियां पैदा होती हैं, और पहले भी हुई है। जो पंजाब में ये जो आतंकवाद का दौर रहा है, उसके बाद भी हुई है कि बाहर ऐसी एक पिक्चर बना दी कि पता नहीं हर सिख जो है वही आतंकवादी है। ऐसा कतई नहीं है। अब मैं इस मुद्दे पे आता हूँ, ये जो आपने इसका विजुअल्स दिखाए, ये जो लोग हैं, ये धर्म, इनकी जो धार्मिक धरोहर है, धर्म और इनका जो कल्चर है, ये उसका सुमेल है, उसका मिश्रण है। और इसी के अंदर ही पॉलिटिक्स भी है, आज की परिस्थितियों के मुताबिक जो है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो पॉलिटिक्स है उसकी जो खुराक है, इनको बल मिलता है, वो इनकी धार्मिक जो संस्कृति है, धार्मिक इतिहास है इनका, अन्याय के खिलाफ जूझने का, उसमें से लेते हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में बहुत संख्या जो है सिखों की, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, इलेक्टोरल प्रोसेस में जो वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इनके अपने, अब देखिए, जब से पंजाब बना है, मुख्यमंत्री हमेशा सिख रहे हैं, कैबिनेट जो है मेजोरिटी सिख भाईचारे के लोगों की है, एमएलए है, दूसरे सारे, बड़ी जाहिर सी बात है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो लोग हैं, ये जिन्हें हम दिखा रहे हैं, हमारा नेशनल मीडिया भी दिखा रहा है कि जाके वो उन्होंने उस पर बोल दिया, ये बहुत बहुत ही कम गिनती के लोग हैं, ये ज्यादा नहीं है। लेकिन चूंकि वो हथियारबंद है, तो वो अपनी बात जो है
करवा लेते हैं, मनवा लेते हैं, लेकिन जो दूसरे लोग हैं, आम लोग हैं, सिखों के अंदर ही हैं, वो नहीं रिएक्ट करते। वो कहते हैं कि भैया कोई बात नहीं, अपने आप ये हो जाएगा, या फिर वो इसका एक इलेक्टोरल पॉलिटिकल एक क्या कहते हैं तरीकाकार ढूंढते हैं कि जो इस बात को इंडोर्स नहीं करता इनके तरीकाकार को। अब यहाँ प्रेजेंट केस में है पुलिस। पुलिस स्टेट का एक ऑर्गन है, स्टेट मशीनरी का है, लॉ ऑर्डर की व्यवस्था जो उसने कायम रखी। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि जब ये लोग आए तो वो पुलिस है, उन्होंने रिएक्ट नहीं किया है, पुलिस की तरफ से कुछ नहीं हुआ, बड़ा एक संयम वर्ता इस्तेमाल हुआ है। और यहां तक के बहुत सारे जो पुलिस वाले हैं उनको चोटें भी लगी, जख्मी हुए हैं, और एक के तो मुंह के ऊपर भी ये तलवार का जो घाव हुआ है। अब मसला ये है कि ये जो स्थिति ये उत्पन्न हुई है, ये क्यों उत्पन्न हुई है? तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले जो इमीडिएट, अगर हम इसके इतिहास में जाएं तो सन 2015 में गुरु ग्रंथ साहब हैं, उनकी एक बेअदबी हुई है, उनके अंग बोला जाता है उनको, उनके जो पेजेस हैं, तो उनको, क्योंकि वो एक लिविंग गुरु मानते हैं उसको, सिख जो है गुरु ग्रंथ साहब को, तो उसको कुछ शरारती अनसरों ने उनको फाड़ा और ये फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट में उसको वो कर दिया, और जो लोगों की भावनाएं जो वो हुई। उसके उपरंत ये हुआ कि वहां पे उन्होंने धरना किया कि ये गलत है, दोषियों को पकड़ा जाए। सिख जो प्रदर्शनकारी थे जिनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी, तो पुलिस के द्वारा उधर गोली चलाई गई और 2 व्यक्ति वो मारे गए। अब हुआ क्या कि 2015 से लेके अब तक किसी भी मामले में कोई ऐसा नहीं हुआ है कि वो जो दोषी पकड़े गए उनको सजा। तो ये जो लोग हैं, जो अमृतपाल सिंह वाला जो एलिमेंट है, ये उन राजू भाई, मैं बीच में इसलिए आपको इंटरफेयर कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा। कल जो ये पूरा मामला हुआ जिसके दृश्य हम दिखा रहे हैं बार बार, वहां ये भी हुआ है कि ये लोग जो आए पुलिस स्टेशन को घेरने के लिए, तो वहां वो गुरु ग्रंथ साहब को भी पालकी में लेके आ गए थे वहां पे। तो वो वहां पे लेके आ गए तो पुलिस के पास कोई चारा नहीं था कि वो कुछ ऐसा एक्शन ले पाए जिससे, क्योंकि वो गुरु ग्रंथ साहब भी तो थे वहां पे, और सिखों की जो धार्मिक भावना है वो उनसे जुड़ी हुई है। तो गुरु ग्रंथ साहब को अगर कोई नुकसान हो गया, अगर उनको कोई परेशानी हो गई, कुछ छोटा मोटा कुछ हो गया, तो फिर तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पुलिस ने इसलिए सावधानी बरती और पुलिस ने संयम बरता, ये भी हमको बताया जा रहा है। सवाल ये है कि पुलिस ने तो सावधानी बरतनी है, और ये जो लोग हैं, इन जो गुरु ग्रंथ साहब को लेके आए वहां पे, वो सीधा सीधा सा है, उनको भी ये चीज पता है कि अगर ये एक उकसाने वाली बात है कि अगर वो करेंगे, उसको एक तरीके से ढाल बनाया गया है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो उससे सिखों की भावनाएं आहत होगी। जैसे कि 2015 से जो मैं बता रहा हूं आपको, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे कि जिन पे कोई सुनवाई नहीं हुई है, तो उसी का इस्तेमाल किया गया है। और इन लोगों ने, ये जो अमृतपाल सिंह जो हैं, तो वही लोग हैं कि इस बात पे आके वो जो सिख समुदाय है उनके पास भी कोई वो नहीं है कि वो इनका विरोध करे, क्योंकि ये मुद्दा तो भैया ठीक उठा रहे हैं कि क्योंकि भैया आपने कोई एक्शन नहीं लिया उस पर, ठीक है जी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है इस पे कि बात सिर्फ कल ये अमृतसर वाला इंसिडेंट की नहीं, ये एक स्थिति ऐसी थी जो लगातार 2015 से बनती आ रही। तो इसके लिए पुलिस जो है, पुलिस का तो कोई रोल नहीं है, पुलिस का तो यही रोल है ना कि भैया वो एक किस्सा हुआ, उनका इंसिडेंट हुआ कि इनके एक व्यक्ति थे, इनके मेंबर से समर्थक थे, उनको पकड़ा गया और किसी ने शिकायत की कि मुझे इन्होंने मार पिटाई की है। उसकी शिकायत के आधार पे उन्होंने उसके अमृतपाल सिंह के समर्थक के ऊपर केस दर्ज कर लिया, और ये कहते, अमृतपाल सिंह जी कहते कि ये गलत हुआ है तो इसको रिहा किया जाए। ये है मसला। तो इसमें जो पुलिस है ना, पुलिस से ये बात पुलिस से शुरू नहीं होती है। सुनिए, ये तो ठीक है। हमको ये समझना है कि अमृतपाल सिंह साहब कौन होते हैं इस देश के कानून से ऊपर, कि जो ये घोषणा कर देते हैं कि ये गलत पकड़ा गया है
और अगर आपने नहीं छोड़ा तो हम पुलिस स्टेशन का घेराव कर लेंगे और हम इसको छुड़ा के लेके जाएंगे। और तलवारों और बंदूक के साथ वो आते हैं। और हमने ये भी सुना है कि अमृतपाल सिंह ने अमित शाह साहब को ये कुछ कहा हुआ है कि आप याद कर लीजिए बिजरान वाले साहब को, अगर आपने जब आपने था उनका तो वो इंदिरा गांधी वाला हशर, हाँ इंदिरा गांधी, लेकिन उसके बाद वो पलट भी गए, उसके बाद वो पलट भी गए थे कि मैंने वो धमकी मुझे दी पूरे कि पलट भी गए। हमारे पास टाइम कम है, हमारे पास 15 मिनट बचे अभी। नहीं देखिए, बात ऐसी है कि अगर इस पूरे मामले को समझना है, अमृतपाल कौन देखिए है? अमृतपाल जैसे आपने प्रस्तावना में बताया है कि ये दुबई में, ये अमृतसर जिले से संबंध रखते हैं, उनके गांव से, और जैसे कि और भी पंजाबी हैं वो बाहर सेटल हैं, तो इनके परिवार जो हैं वो वहां पे था, अपना दुबई में था और ट्रांसपोर्ट का काम था ये। तो ये इनकी जो रुचि थी वो इस बात की तरफ थी, पॉलिटिकल रुचि थी। तो इनको ये लगा कि भैया ये जैसे और भी कोई भी नौजवान जो है, मात्र इनकी 28-29 साल की उम्र है, ठीक है जी, तो उसमें इनको लगता है कि भाई ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे सिखों के साथ हो रहा है, हमारे धार्मिक ग्रंथ है उसकी बेअदबी भी हो गई है और किसी को पकड़ा नहीं जा रहा है, ठीक है। तो उस चीज को मुद्दा बना के ये दुबई से पिछले साल आए यहाँ पे और काम छोड़ के, और इन्होंने एक फुल फ्लैश्ड, एक जो गर्म ख्याली, एक रेडिकल पॉलिटिक्स है, ठीक है जी, तो उसमें उसकी इन्होंने कमान जो है यहाँ पे संभाली है। तो जाहिर तौर पे वो लोग जो हैं इनके समर्थक हैं, वो तो इससे पहले भी थे यहाँ, ऐसा नहीं है, पंजाब में तो शुरू से ही थे, ठीक है। आप इंदिरा गांधी जी का समय ले लीजिए और उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार, और कैसे जो ये उग्रवाद जो मिलिटेंसी यहाँ पे पनपी है, वो लोग तो पहले पे थे लेकिन वो हाशिए पे चले गए, क्योंकि मेजोरिटी जो थी सिख कम्युनिटी की, वो तो दोबारा उन्होंने, पंजाब में कितनी बार चुनाव हो चुका है यहाँ पे, और सिख जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। तो ये तो कहते हैं कि भाई मैं, इनकी ये मान्यता है, इनकी जो विचारधारा है वो ये है कि सिख जो है वो भारत में गुलाम है, हमें आजादी चाहिए, ठीक है जी। तो उसके लिए हमें संघर्ष करना होगा, हम किसी को नहीं मानते हैं, और ये जो शस्त्र हैं ये हमारे गुरुओं की देन है, ये हमारा इतिहास है, तो शस्त्र लेके चलना जो है हमें कोई रोक नहीं सकता, ये हमारा अधिकार है। और शस्त्र जैसे कि कृपान है, उसके लिए तो आप जानते हैं, आपने सब इनसे कितने साल पहले सिमरनजीत सिंह मान है जो रेडिकल नेता थे, वो कृपान ले गया। आप तो सब सारी दुनिया को पता है कि इनका एक प्रतीक है, इनका एक चिन्ह है, एक धार्मिक चिन्ह है। तो उसी के ऊपर ये अपनी जो है पॉलिटिक्स जो है उसी को इन्होंने आधार बनाया हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई इनकी बहुत ज्यादा पूरे पंजाब में सारे का सारा सिख भाईचारा जो है वो इनको सपोर्ट करता है। हाँ, बाहर से, फॉरेन से, दूसरे, तो ये सभी जगह ये बटा हुआ है। ये बहुत बड़ा वर्ग नहीं है सिखों के अंदर ही, लेकिन ज्यादातर यूथ है इनके साथ जुड़ा हुआ। और दूसरी बात यह है कि ये एक नलायकी भी है, जो स्टेट पावर है, स्टेट गवर्नमेंट जो चला रहे हैं, जो भी पार्टी है, चाहे वो सिखों की पार्टी थी, जब ये हुआ था तब वो सिखों की सरकार थी, अकाली दल की। मुझे पता है कि आपके पास ज्यादा समय नहीं, अभी आपके पास सिर्फ 10 मिनट है, तो मैं कुछ चीजें आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपको और भी जाना है 10 मिनट के बाद। मुझे ये कहीं से जो है पंजाब के सूत्रों से पता चलता है कि ये जो अमृतपाल सिंह साहब है वो कहीं ना कहीं प्लांटेड है बीजेपी से, वो बीजेपी के प्लांटेड है। वो चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीजें पंजाब में हो जाए जहां पे, क्योंकि आम आदमी पार्टी पे वो हमेशा आरोप लगता है कि वो तो खालिस्तान समर्थक है। अब इन्होंने चोला पहन लिया खालिस्तान समर्थक का, वो भी खालिस्तान मांग रहे हैं। तो बीजेपी इनको इस्तेमाल कर रही है एक केओस फैलाने को लेकर और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने को लेकर। इसमें सच्चाई क्या है, पहले ये बता दिए, फिर मैं आपको दूसरा सवाल पूछूंगा। मुझे ये चर्चाएं हैं, ठीक है जी, और एक राजनीतिक पार्टी जो वो ये कह रही है, लेकिन ये चर्चाएं हैं यहाँ पे शुरू से। मैं बता रहा हूं, जब से संत जरनैल सिंह भिडरा वाले थे तब से ये चलता आ रहा है कि जितने आतंकवादी दूसरे तीसरे और लोग जो पाकिस्तान से ट्रेंड है, बैठे हैं, एजेंसियों के बंदे हैं, ये है, ये सारा कुछ चलता है।
लेकिन ये सिर्फ चर्चा में है, इसका कोई पुख्ता ऐसा सबूत नहीं है कि वो भाजपा ने प्लांट किया हुआ हो इनको। लेकिन जो उनकी जो काम करने का तरीका है, उससे ये आरोप लगाया जाता है एक खास वर्ग की तरफ से। लेकिन अगर हम देखो, हम तो सुनी सुनाई बात नहीं करेंगे ना, लेकिन अगर फैक्ट्स की बात करें तो ऐसी कोई चीज नहीं। अगर यही बात प्लांटेड है तो फिर ये अमित शाह जी को धमकी क्यों दे रहे हैं, जैसे अभी अपने पहले कहा? नहीं, अगर ये प्लांटेड ही है देखो, बात ऐसी होती है मयूर भाई, बात ऐसी होती है। राजू भाई, हाँ, राजू भाई सुनिए, राजू भाई सुनिए, वो भी तो स्क्रिप्टेड हो सकता है ना, वो स्क्रिप्ट के मुताबिक हो सकता है कि आप हमको नहीं धमकी हो देंगे। सकता है। मैं वही तो बात बोल रहा हूं आपको कि ये तो हो सकता है, चर्चाएं हैं। मैं तो पुख्ता बात करता हूं, तथ्यों पे आधारित बात करता हूं। ये तो एक राजनीतिक उसकी तरफ से, मैं ये नहीं, मैं ये बात नहीं वो खारिज नहीं कर रहा हूं कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ आए तो सही ना, सामने तो आए ना जिसपे आप करें। तो अगर 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 मतलब भी वो तथ्य है, तो फिर ये भी तथ्य है। अगर हम इस बात को मान लें कि भैया ये उनका प्लांटेड है, तो ये भी तो तथ्य है ना कि भाई जी अमित शाह को उन्होंने कहा कि भाई वही असर होगा, मतलब जो इंदिरा गांधी का हुआ था। तो ये भी तो एक तथ्य है, तो उन्होंने बात बोल ली अपने मुंह से, तो उस पर क्यों ना विश्वास करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं, देखिए ऐसे जो अभी इतना कुछ हो चुका है और दुनिया के बाकी हिस्सों में भी होता है, तो जो बिहाइंड द सीन जो है एक्टर्स होते हैं, वो तो कभी सामने नहीं आते ना, वो होते हैं। और जरूरी नहीं है कि भी ये किसी वक्त पे ये भी आरोप लगता था संत भिंडरावाले पे, वो कांग्रेस की पैदाइश है, कांग्रेस ने पैदा किया हुआ। ये भी एक चर्चा आज तक चल रही है कि भिंडरावाले कांग्रेस ने पैदा किया था। मैंने ये भी सुना है राजू भाई कि वो अपने आप को जर्नैल सिंह भिंडरावाले की छवि में ढाल रहे हैं, मतलब उसी तरह से वो बात ये करते हैं। उनको देखने वाले जो हैं, उनका ये कहना है कि वो छवि में डाल रहे हैं, लेकिन वो खुद इनकार कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है। वो खुद इनकार, उनसे पूछा गया, बहुत बार पूछा गया, तो उन्होंने इनकार किया कि ये ऐसा नहीं है। लेकिन जो देखने वाले हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये उनकी 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 छवि में अपने आप को ढाल रहे हैं। ये सत्य है बात, उनकी छवि में डाल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या मतलब, क्या इनको ये अचानक से ये क्या हो गया कि दुबई में बिजनेस कर रहे थे, अच्छा खासा बिजनेसमैन थे, और अचानक से यहाँ पंजाब में आके ये सब जो है वो माथे पे ले लेना और अपने आप को इस तरह की सिचुएशन में डाल देना, क्या क्या जरूरत क्या थी इनको? कभी कोई पूछ रहा है इनको क्या कि आपको क्या जरूरत थी कि आप पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूं। देखिए एक चीज होती है कि एक विचारधारा होती है। जो ये कह रहे हैं कि हम सिख गुलाम हैं, ये कह रहे हैं, अमृतपाल सिंह कह रहे हैं, ये एक विचारधारा है। उनको लगता है कि हमारी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है, हम सिख समुदाय की, हमें तो अपना एक वो चाहिए, अपना अपना मुल्क चाहिए। वो सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करते हैं अमृतपाल सिंह, कि ये एक बुनियादी हक है, एक फंडामेंटल राइट है। इसी विचारधारा में से ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वो अलग बात है, वो अलग बात है कि पॉसिबल नहीं है। नहीं, वो अलग है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं। एक विचारधारा जो कह रही है ये पॉसिबल नहीं। अब इसी उसके परिप्रेक्ष्य में अगर लें तो भाई हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। मैं उनकी डिमांड को सुनिए, मैं उनकी डिमांड को सर आंखों पे रख के ये कह रहा हूं कि भाई आप चाहते हैं ठीक है, लेकिन कैसे सर्वाइव कर पाओगे आप? आपके पास एक देश होना चाहिए, बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप नहीं सर्वाइव कर पाओगे, इसलिए पॉसिबल नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। अब मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि विचारधारा है, आप जितना मर्जी कह लें, आप समझा लें, वो नहीं, वो अड़िग गए इस बात पे। अगर ऐसा इतना आसान होता काम तो फिर तो मसला ही कोई नहीं था। तो उनकी एक विचार, उनको लगता है कि नहीं ऐसा ही है, मैं तो ऐसा ही करूंगा, हम तो ऐसा ही। और ये अकेले नहीं है, एक वर्ग है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि सिखों में एक बहुत छोटा सा वर्ग है, ये बहुत छोटा, बेहद छोटा, 3 करोड़ की आबादी है पूरे पंजाब की, उसमें से मेजोरिटी सिखों की है। तो सभी सिख तो नहीं है। जैसे आज मैंने एक चैनल पे कहा था
कि सुबह कि भैया 2019-22 का इलेक्शन हुआ, अभी तो 11 महीने हुए, ठीक है जी। तो उसमें 117 सीटों में से 92 सीटें जो आम आदमी पार्टी को आ रही, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो लोग जो मेजोरिटी ऑफ 6 दे वोटेड फॉर आम आदमी पार्टी, उन्होंने अकाली दल के लिए भी वोट किया। उन्होंने सिमरनजीत सिंह मान जो हैं, जो रेडिकल सिख हैं, वो भी जो कहते हैं कि सिख अलग कौम है, सिखों के लिए अलग राज्य चाहिए, वो भी, लेकिन उनको भी नहीं उन्होंने वो भी तब जीत नहीं पाए। मैं रोक रहा हूं राजू भाई, क्या अमृतपाल सिंह कोई पॉलिटिकल पार्टी का मोहरा हो सकता है क्या? ये जो भाई साहब हैं। नहीं, मैं ये बात को नहीं मानता हूं, तीन का मोहरा। वो तो सेल्फ ड्रिवन है। इनका जब ये वहां से आए दुबई से, तो इनका कोई राजनीतिक इतिहास नहीं है, नहीं तो अभी तक हमारी केंद्रीय एजेंसी तो निकाल लेती। नहीं, ठीक है, हमको ये 29 बता, साल के हैं ये किसी ने एक ये धारा है। हमको किसी ने ये बताया है कि वो कुछ हमारी सेंट्रल एजेंसीज के प्यादे हैं, ये बताया गया हमको आज। नहीं, वो हैं जिन्होंने बताया मैं आपको पहले भी बोला कि ये एक समझ है, यहाँ पे एक चर्चा है, ठीक है जी, कि ये उनके प्यादे हैं या हो सकते हैं। ये तो अपना गणित है ना, हम कह रहे हैं वो किस बात पे, किस आधार पे कह रहे हैं, क्योंकि इनके जो एक्शन है वो इस तरीके के हैं। जो पार्टी अभी सरकार में है, आम आदमी पार्टी, वो तो बिल्कुल कहेगी, क्योंकि इनके जो एक्शन ऐसे हैं कि जो एक लॉ एंड ऑर्डर की एक व्यवस्था है, उसको उसको भंग करते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो उनका ये, और वहां पे भाजपा और आम आदमी पार्टी का एक वो चल रहा है, अब दिल्ली में क्या चल रहा है, ठीक है जी। तो उनका तो ये, उनका तो कहना है कि भाई, वो तो कहेंगे कि हाँ भाई, ये तो इसलिए है क्योंकि इससे हमारी सरकार के लिए मुश्किलें पैदा करनी है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए पैदा करनी है, इसलिए वो इनको उनके साथ जोड़ते हैं। लेकिन जो अभी तक देखने में आया है कि ये सेल्फ ड्रिवन है, इंडिपेंडेंटली करते हैं, और ये पहले नेता नहीं है अपने अमृतपाल सिंह, इससे पहले भी हुए पंजाब में। ये जो रेडिकल एलिमेंट्स थे, जो एक बिखराव की स्थिति में थे, जब से पंजाब में भिंडरावाला ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद, जब से पंजाब में इलेक्टोरल प्रोसेस री एस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद वो जो बेअंत सिंह या मुख्यमंत्री, उनको बम ब्लास्ट में मारा गया, उसके बाद लगातार एक नॉर्मलाइजेशन होती गई। लोग जो थे वो, उन्होंने पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। तो ये लोग थे जो रेडिकल एलिमेंट थे, ये एक हाशिए पे चले गए थे। लेकिन अब वो रीग्रुपिंग हो रही है, उनको एक संगठन जो है वो बन रहा है। तो उसमें इन्होंने लीड किया कि यस, वो जो पहले बिखरे हुए थे। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है, जो मैं ओवरऑल एक सिनेरियो है कि ये लोग जो हैं, जो इस उसमें विचारधारा में विश्वास करते हैं कि अपने हिंसात्मक तरीका अपना के हम जो है, अपनी जो पॉलिटिकल आकांक्षा है कि सिख अलग कौम है, उनका एक अलग मुल्क होना चाहिए, उसकी अचीव करने के लिए ये जो कुछ है ये हो रहा है। लेकिन एक चीज जरूर है कि पंजाब में इस विचारधारा के लिए सिखों के अंदर कोई बहुत ज्यादा सहानुभूति नहीं है। बाय एंड लार्ज बहुत बड़ी मेजोरिटी, मैं बोलता, मैं दावे के साथ ये कह रहा हूं कि बहुत बड़ी मेजोरिटी। यही वजह है कि ये लोग कहते हैं, अमृतपाल सिंह कहते हैं कि मैं जी, हम पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे पॉलिटिकल उसका हिस्सा? सिमरनजीत सिंह मान भी तो बने हैं ना, वो भी तो कहते हैं सिख राज्य होना चाहिए, लेकिन वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। ठीक है, तो तरीके से दो तरीके हैं भाई, एक अहिंसा वाला नॉन वायलेंट तरीका भी तो है, और ये मूवमेंट पूरे दुनिया में चली है, हमारे भी यहाँ पे चली है। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, तो इसका माने ये अर्थ यही हम निकालेंगे कि शायद उनको लगता है कि भैया मेरी जमीन पे इस बात, अगर आप इलेक्टोरल प्रोसेस में, पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा लगे, तो आप इलेक्शन लड़ेंगे, तब पता चल जाएगा कि भैया कितने लोग जो हैं वो आपके पीछे हैं। तो शायद ये वजह हो सकती है कि ये चाहते नहीं है कि पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा लें, इसीलिए वो उसका वायलेंस का जो है वो इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं।
राजू भाई, मैं आज मेरे एक दोस्त से बात कर रहा था पंजाब में। अब मैं उसका नाम इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि एक वो वहां की शायद नंबर 1 चैनल का वो संपादक है। मेरा बहुत पुराना मित्र है। मैं उससे बात कर रहा था, दोपहर की बात है आज। मैंने कहा कि क्या है मामला पूरा। उसने पूरा मुझे जो भी है डिटेल मुझे दिया। उसने कहा, मैंने कहा तुम लोग तो पोल वोल भी करते हो, ऑनलाइन पोलिंग वगैरह करते हो। बोले यार मुझे बड़ी ताज्जुब ये हो रही है कि अमृतपाल सिंह के जब पोल हम करते हैं तो युवा पीढ़ी जो है वो मैक्सिमम 80% तक जो है पोल उसकी तरफदारी में जाता है। मैंने कहा 20,000 तो 80% कोई बड़ा कितनों में आंकड़ा से नहीं हुआ। 80%? हाँ जी। देखिए ये बातें जो है ना, ऐसी बातें मुझे लग रहा है कि मेरी बात नहीं है। मैं उसका नाम इसलिए ले सकता क्योंकि वो किसी एक और प्रोफेशनल सैटेलाइट चैनल का संपादक है, तो मैं उसका नाम ले सकता अभी। तो मेरा बहुत पुराना साथी है, मेरा मित्र है, और मेरी दोपहर को बात हुई। मैं बोले मैं यार ये मैं कोई समझना नहीं चाहता, लेकिन इसकी बोले इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, ये कोई मानने को तैयार नहीं है। ये पहली बात। अच्छा, अब दूसरी बात ये राजू भाई, मैं आपको और दर्शकों को सबको बता दूं, मैं जब श्रीनगर गया 10 दिन के लिए, मैंने रिपोर्टिंग की वहां से। तो श्रीनगर से जब मैं वापस अहमदाबाद आ रहा था, तो मेरी फिर जो है सीधी फ्लाइट नहीं थी, मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट थी अमृतसर, और वाया अमृतसर फिर अहमदाबाद। तो मुझे अमृतसर में कुछ 5-6 घंटा रुकना था। तो मैंने कहा कि जब मैं इतना टाइम रुकूंगा तो मैं फिर गोल्डन टेम्पल के दर्शन क्यों न कर लूं। ठीक है। तो मैंने फिर वो एक थोड़ा इश्यू हो गया मेरा, वो बैगेज का, वो चेक इन चेकआउट का। मैं उसमें लंबा नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरी 1 घंटा उसमें चला गया पूरा। तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा फारिग हो गया, तो मैंने कहा चलो, मैं बाहर निकला, मैंने टैक्सी की। मैंने कहा भैया हमको जाना है, स्वर्ण मंदिर दर्शन करना है। हम पहली बार जा रहे थे अमृतसर, उससे पहले कभी गए नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि सर वापस कब आना है? मैंने कहा भाई 7:15 बजे तक हमको चेक इन कर लेना है। बोले ठीक है। हम चले गए, निकले, वो ट्रैफिक 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 ट्रैफिक। और फिर जब हम वहां घुसे, तो वो तो हमने देखा कि तो अहमदाबाद से भी बदतर सीन था। जो अहमदाबाद का, ओल्ड अहमदाबाद का सिटी है, उससे बदतर सीन हमने देखा वहां पे। हम मंदिर के परिसर में घुसते घुसते हमको बहुत टाइम लग गया। फिर हमने वहां से एक साइकिल रिक्शा की, वो आधा घंटा लिया हमको मंदिर तक पहुंचाने के लिए। फिर हम गए वहां पे। फिर हमने वो पटका बांध दिया माथे पे, हमने वो हाथ पांव धो लिए, फिर चले गए अंदर। अब राजू भाई, हमको तो पहली बार गए, हमको पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है, मतलब क्या भीड़ होगी। हमको जानते नहीं थे। हमको इतना पता था कि हमको 7:15 बजे अमृतसर एयरपोर्ट पे वापस पहुंचना है चेक इन करने के लिए। अब जब हम ग्रंथ साहब की, गुरु ग्रंथ साहब की दर्शन के लिए लाइन में जब वो घुस गए ना, तब तब कुछ बजे थे 5:30 या पौने 6 आसपास। ठीक है। और हमने फिर जो देखा आगे, भीड़ जो देखी, हमने कहा कि यहां तो हम 1 घंटे से पहले पहुंच ही नहीं पाएंगे, कैसे करेंगे हम। आपको हमको तो निकल जाना चाहिए था फिर आधे घंटे में। हमने कहा ये होगा नहीं। हम 10-15 मिनट उस लाइन में रहे। फिर हमने गुरु ग्रंथ साहब को मन से जो है प्रार्थना की, दुआ की, माफी मांगी कि यहां तक आते आते भी हम आपका दर्शन कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमको फ्लाइट पकड़नी है। हम अब वापस जा रहे हैं, हमको माफ कीजिएगा। हम मुड़े तो मतलब पीछे भी लाइन लग गई थी। तो सरदार जी एक थे, उन्होंने हमको पूछा कि कहाँ जा रहे हो पापे। मैंने कहा सर अब यहाँ तक पहुंच नहीं पाएंगे और हमारी फ्लाइट है, हमको पकड़ना है, हम वहां भी वो भी नहीं पकड़ पाएंगे, तो हमको वापस जाना पड़ेगा। बोले कितने बजे तुमको पहुंचना है? आप बोले आपको कितने बजे पहुंचना है एयरपोर्ट? मैंने कहा हमको 7:15 बजे तक पहुंच जाना है, और ये देख रहे हैं इसके हिसाब से पौने घंटे तक पहुंच नहीं पाएंगे। उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा राजू भाई। उन्होंने कहा कि दर्शन तो आपको करना ही है। मैंने कहा हम तो करना चाहते, लेकिन इस भीड़ को देखते हो हम तुम तक कर पाएंगे। उन्होंने हाथ पकड़ा, उन्होंने एक बड़ी जोर से आवाज लगाई कि बंदा जो है उसकी फ्लाइट 7:15 बजे की है, हम लेके जा रहे हैं उसको दर्शन करने के लिए, कोई रोकेगा नहीं। भाई साहब, उस जगह तक पहुंचते पहुंचते हमको आधा पौना घंटा लग जाता, वहां 5 मिनट में पहुंच गए। उन्होंने हमारा हाथ छोड़ा नहीं, उन्होंने पकड़ के रखा। हमने ग्रंथ साहब का दर्शन किया, हमने अमृत सरोवर से पानी, जो जल है वो भी, उसका स्वाद भी हमने, जो पान उसका भी किया, और हमको बाहर तक छोड़ के आए।
हमने ये देखा राजू भाई इस पूरी यात्रा में कि अगर धार्मिक रूप से अगर कोई सही में कट्टर है, कट्टर में गलत शब्द में नहीं कह रहा हूं, इट इज नॉट इन नेगेटिव टर्म, मैं इसको पॉजिटिव टर्म में कह रहा हूं। मुसलमान नहीं है, वो सिख है। मतलब कि एक बंदा जिसको आप जानते नहीं है, जो ग्रंथ साहिब का दर्शन करने के लिए आया है और उसको लगता है कि वो कर नहीं पाएगा, वो वापस जा रहा है, एक सरदार जी हाथ पकड़ते हैं, भाई साहब उस भीड़ के समंदर से हमको पार निकाल के लेके जाते हैं और दर्शन करवाते हैं और वहां बाहर तक छोड़ के आते हैं। ये आस्था जो है ना, ये धर्म के प्रति, ये मुझे लगता है कि सिखों के अलावा किसी और की हो नहीं सकती है। इस स्थिति में अगर अमृतपाल सिंह अगर उस आस्था को पाल पोस के बड़ा करके अपनी एम्बिशन को बड़ा कर रहा है क्या, मैं ये जानना चाहता हूं आपके, ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे। देखिए, इसमें आपने पूछा कि वो अपनी एम्बिशन, अब उसकी एम्बिशन क्या है? वो जो सामने आ रही है, जो या तो वो खुद बता रहे हैं, क्योंकि हम तो कोई वो नहीं है ना, किसी के अंदर भीतर घुस के मन की बात जानने वाला, वो तो ऐसी शक्तियां तो मेरे पास भी नहीं है। लेकिन उनके जो एक्शंस हैं, हम किसी को जज कैसे करते हैं किसी व्यक्ति को कि वो क्या बोलता है और क्या करता है, तो खालिस्तान वर्ड्स और उसके एक्शन। ठीक है जी, देखिए खालिस्तान मांगने वाली बात है, ये तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अब बोल दिया, खालिस्तान की मांग अपने आप में वो कोई ऐसा नहीं है, कोई गहरा है। लेकिन जब तक आप संविधान के दायरे में रहते जो करते हैं, नथिंग रॉन्ग इन दैट। ठीक है जी, तो खालिस्तान की मांग तो वो भी मांग रहे हैं, सिमरनजीत सिंह मान, और कब से मांग रहे हैं। ठीक है जी, तो आज वो उसके अंदर भी है। लेकिन इसमें फर्क यही है अमृतपाल सिंह के और दूसरों में कि ये कहते हैं कि मैं पॉलिटिकल सिस्टम में विश्वास नहीं करता। पुलिस को मजबूर कर देना, गुरु ग्रंथ साहब को वहां पे लाके खड़ा कर देना ताकि पुलिस को एक्शन ले ना पाए, ये सब चीजें जो है ना, वो सवाल ये पैदा हो रहा है, मैं आपको एक काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूं कि ये स्थिति पैदा क्यों हुई? ये अमृतपाल सिंह कोई कल या परसों तो नहीं आए हैं पंजाब में, उससे पहले हैं। कितनी देर हो गई? कितनी बार? मुझे ज्यादा पता है यहाँ की बात, क्या दरअसल मैं यहाँ का हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि एनजीओ में जब वो आ गए थे, उसके बाद दीप सिद्धू की अचानक से अकस्मात में मृत्यु कैसे हो गई, सवाल तो ये भी खड़ा होता है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना आपसे, मैं वही तो कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ। देखिए, इन सारी बातें एक तरफ है, घटनाएं हैं, उनके पीछे क्या तथ्य हैं, ये तो पूरी उम्र भी लगा दे, आज तक भी नहीं पता चला। मतलब बहुत सी ऐसी बातें जो मिलिटेंसी का पंजाब में पैदा होना, कौन था क्या था, लोग आज भी किताबें लिख रहे हैं। अभी आपने रिसेंटली वो जनरल कुलदीप सिंह बराड़ का जो इंटरव्यू है, कितना चर्चा का विषय बना है। ठीक है जी, जिसमें उन्होंने ये कहा, वो कमांडर थे जब आर्मी एक्शन वहां पे हुआ, तो उन्होंने कहा, वो खुद जाट सिख थे। ठीक है जी, उन्होंने कहा कि भाई उस वक्त श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक फ्रैंकेनस्टाइन जो है वो पैदा किया भिंडरावाल, संत भिंडरावाल की शक्ल में। तो तब भी ये हम लोग पंजाब में बैठे थे, तब भी ये सोचते थे और आज भी यही सोचते हैं कि भाई इतनी देर से अमृतपाल सिंह जो है ऐसी बातें कर रहा है, उसकी ऐसे वक्तव्य आ रहे हैं जो अगर कोई और होता तो आप उसको अंदर पकड़ के एफआईआर कर देते, उसके ऊपर पकड़ के अंदर कर देते उसको। बट वाई इज ही बीइंग गिवन अ लॉन्ग रोप? उसके अलावा एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? सवाल है। तो ये बात जो है, मैं यही तो कह रहा हूं आपसे कि 2015 से जब से ये जो धार्मिक भावनाओं वाले मुद्दे पैदा हुए पंजाब में, तब अकालियों की सरकार थी, सिखों की सरकार जी, प्रकाश सिंह बादल, सिखों की पार्टी, वो कहते हैं हमारी सिखों की पार्टी है। उस वक्त ये हुआ, 15 में हुआ, 2017 तक लीपा पोची होती रही, ना किसी को पकड़ा, ना ये किया, ना वो किया। अब भाई गोलियां चली हैं, 2 जवान आदमी मरे हैं, तो किसी ने, पुलिस ने गोली चलाई है। क्या ये ढूंढने के लिए आपको इतना टाइम लग गया कि पुलिस में किसने गोली चला दी? और उसके बाद ये जो 2017 में सत्ता परिवर्तन हुआ, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार आई कांग्रेस की, तो हम ये पकड़ लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स बन गई।
एक नहीं, एक से ज्यादा बन की है। लेकिन हेलो, हाँ जी बिल्कुल सुन रहा हूँ मैं सर, बिल्कुल। हाँ, लेकिन लेकिन हो क्या रहा है कि कोई निकला ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में, और 2023 है, और आज की खबर मैं आपको बता भी देता हूं कि आज फरीदकोट, जहां पे ये जो पुलिस फायरिंग हुई थी, फरीदकोट के साथ ऐसा है, उससे 7 किलोमीटर दूर कोटकपूरा, जहां पे 2015 में फायरिंग हुई थी, दो दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी पुलिस की गोली से। तो आज उसका एक चालान पेश किया है फरीदकोट की जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अदालत ने, और उसमें चार्जशीट किया गया है उस वक्त के डीजीपी सुमेध सिंह सैनी, उस वक्त के जो होम मिनिस्टर थे सुखबीर सिंह बादल, जो आजकल श्रोमणी अकाली दल के पंजाब के प्रमुख हैं, प्रधान हैं, और उनके पिताजी प्रकाश सिंह बादल। आज चार्जशीट दाखिल हुई है, ठीक है। 7 साल लग गए इसमें कि इन्होंने ये फैसिलिटेट किया था, ये इनकी वजह से ये गोली चली है। तो इन 7 सालों में बहुत समय ऐसे था, देखिए भावनाएं तो जुड़ी है ना सिखों की इसके साथ। जी क्यों हो रहा बिल्कुल भैया, बिल्कुल। अपना राज्य है, कोई क्यों करे, पुलिस है, सारा कुछ, एक्शन क्यों नहीं ले रहे, आपके पास सारी वो एजेंसीज हैं, ठीक है जी। तो जब ये एक्शन नहीं होता है उस स्पेस में, उस परिस्थिति में अमृतपाल सिंह जैसे जो व्यक्ति हैं, वो जब एंटर करते हैं, तो भाई फिर हम कहते हैं कि ये अमृतपाल सिंह तो बड़ा गर्म ख्याली है, ऐसा बोलता है वैसा बोलता है। भैया आपने वो परिस्थिति पैदा क्यों होने दी, आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? तो नेचुरली जब वो बात करेगा कि हमारे 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 धार्मिक ग्रंथ जो हैं उनकी बेअदबी हुई, कोई एक्शन लिया, तो लोग उसके पीछे क्यों नहीं जाएंगे, बताइए मुझे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और खास करके यूथ जो बहुत सेंसिटिव होती है। तो ये आपने एक्शन क्यों नहीं किए? और अब कह रहे हैं कि जी अमृतपाल सिंह ये हो गया, अमृतपाल, वही वही बात जो जनरल ब्राड ने बोली थी, जिसके मैंने पहले हवाला दिया है, कि फ्रैंकेनस्टाइन पैदा कर दिया, कि उसके खिलाफ बहुत से मौके थे, नहीं लिया एक्शन। अब एक्शन लिया नहीं तो क्यों नहीं लिया? तो ये तो राजनीति का सवाल है। सारी पॉलिटिकल पार्टियां करती अपने पे मफाद है। एक कहता है कि नहीं ये उसने किया है, ये उसका प्यादा है, ये उसका प्यादा है, ये इसका प्यादा है। तो भाई क्या हो गया? 4 इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स बन चुकी हैं अब तक पंजाब में, बेअदबी के राजू मामले भाई, और इनके साथ रिलेटेड इश्यूज को लेके। देश अरे में कोई कोई हर कोई एक्शन ही नहीं हो रहा। हर चीज जो है बड़ी बड़ी एक घिनौनी बात है ये, लेकिन वास्तविकता यस, है कि बिल्कुल बिल्कुल हर बिल्कुल चीज बिल्कुल जो है वो बिल्कुल राजनीति से ही जुड़ी हुई है, मतलब कुछ कर नहीं सकते उसका। मतलब कि बिल्कुल, अगर मैं आपको बता रहा हूं। देखिए बड़ा होता है विचारधारा तो है, होता है। जो जो मिलिटेंसी मिलिटेंसी के पीछे एक विचारधारा है, ठीक है जी? ये विचारधारा हमेशा रहेगी, लेकिन जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो वो लोग जो इस विचारधारा को मानने और आगे बढ़ाने वाले हैं, उनको मौका मिलता है। लोगों को, मिलता है। लोग उनके पीछे के, भैया जब इन्होंने कुछ नहीं किया, हमने वोटें डाली, उनसे उम्मीद की थी कि भैया आप एक्शन लो, हम पुलिस के पास गए, हम उसके पास गए, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। अजी सीबीआई को वो दे दे जी, उसको दे दे जी, हाँ तो वो एक बार फिर जांच जो शुरू है, होती है, 10 साल जांच खत्म नहीं होती है, तब ऐसे मतलब कि फिर जो ऐसे लोगों को मौका मिलता है। मिल जाता है, मतलब कि फिर से जैसे एक बार जनरल सिंह भिंडरावाला साहब थे, अब हो सकता है कि वो अमृतपाल सिंह साहब है जिनको मौका मिला हुआ है। अब उसके पीछे लोग क्या पॉलिटिकल सिनेरियो है, क्या नहीं, नहीं है, देखिए वही चीज है ना, लेकिन लोग जो है, लोग तो फिर ये यही कहेंगे ना कि भैया वही समय हाँ वापस आ रहा है। जब आप हाँ, समय वही रहते इलाज नहीं करेंगे तो मर्ज तो बढ़ेगा बढ़ेगा कि नहीं? तो बढ़ेगा। ये अमृतपाल नहीं होगा। देखिए देखिए, देखिए इनकी 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 इनका संगठन है वारिस पंजाब। वो दीप सिद्धू का आपने नाम लिया, फिल्म एक्टर थे, ठीक है जी। और वो दीप सिद्धू किसी वक्त सनी देओल साहब के इलेक्शन मैनेजर थे, ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल उनका बहुत भाजपा के साथ बड़ा नजदीकी। उसके बाद उन्होंने जथेबंदी बनाई, अपनी संगठन बनाया, ठीक है। उन्होंने भी यही कहा कि हमारी आइडेंटिटी, हमारी एग्जिस्टेंस, हमारी होंद, जो हमारा अस्तित्व जिसे कहते हैं पंजाबी में, उसको होंद बोलते हैं, हमारा अस्तित्व का ये मसला है। हम यहाँ पे गुलाम हैं।
उनकी उनकी डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में, और उसके बाद जगह खाली होती है। तो ये अगर अमृतपाल नहीं होंगे तो कोई और आ जाएगा। उससे पहले वो उनके एनजीओ में घुस चुके होते हैं, उसके मैं बाद वही उनकी तो डेथ कह रहा होती हूं। है और फिर वो हाँ, एनजीओ को तो कर लेते हैं। ये बड़ी मजेदार बात है तो उस वक्त, सर। हाँ, तो कोई और आ जाएगा, इसमें इसमें क्या है। लेकिन सवाल है कि अपनी जो नलायकी है, पॉलिटिकल क्लास की नलायकी है, कोई भी पार्टी रही हो, वो सारे का सारा इसके ऊपर बांध दें आप कि अमृतपाल सिंह है जी ये, अच्छा बलि का बकरा बना दिया पुलिस वालों को। नलायकियां करें सरकारें, और पुलिस वालों को आगे कर दो कि तुम झेलो तलवारों के दूसरे मुंह। क्यों भाई, ये पुलिस ने किया था, सही इसका बात। हल किसने निकालना है। जिस अरे जो मान गुरु लीजिए ग्रंथ जो साहब कोर्ट का पूरा गुरु फायरिंग ग्रंथ केस है, साहब को उसमें बताया जिन पुलिस जाएगा आपके वालों ने सामने। फायरिंग किया आप उनको गुरु लगाएं। ग्रंथ साहब को जब एक 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 ढाल बना के लेके आप जाएंगे तो कौन होगा सिख या कौन पंजाब की मैं पुलिस यही होगी? तो कह रहा हूं, मैं यह कह रहा हूं, आप समझिए मेरी बात। हम ये कह रहे हैं कि अमृतपाल सिंह ने गुरु ग्रंथ साहब को ढाल बना लिया। मैं ये कह रहा हूं कि आपने वो परिस्थिति पैदा क्यों होनी दी जिसमें वो ढाल बना के उसको गुरु ग्रंथ साहब को ले जाए। मैं ये बात कर रहा हूं, उस पे कोई नहीं चलिए जा सर, रहा है। अब समय 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 अब बहुत हो गया है, ऑलमोस्ट मोर देन धन्यवाद। 45 मिनट। और आपने आपने अपने अपने शेड्यूल से ज्यादा टाइम दे दिया है, तो मैं आपका आपका धन्यवाद करता हूँ। इशू है, ये इशू ही ऐसा है। लेकिन मैं ये बात आपके मन से ये कहना चाह रहा हूं कि जो सिख लोग हैं, बेहद शांति प्रिय लोग हैं। ये हिंसा वाला काम नहीं है, ये एक वर्ग है बहुत छोटा, मामूली। उनकी गिनती कुछ सैकड़े या कुछ हजारों में हो सकती है। ठीक है, उनके इनके इस एक्शन के बिना के ऊपर पूरी कम्युनिटी के बाद का एक की छवि बनाना, ये बिल्कुल गलत है। इन्होंने पहले भोगा है, तो ये गलत बात है। ये गलत बात है, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने मुझे धन्यवाद। बताया कहीं और जुड़ना है तो प्लीज यू कैन हाँ, जो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और धन्यवाद। मैं फिर अपने दर्शकों से बात करके फिर इस कार्यक्रम को खत्म करूंगा। तो धन्यवाद। दोस्तों, ये राजू विलियम साहब थे, और जैसे आपने सुना कि वो कह रहे थे कि कुछ लोगों की वजह से एक पूरी कम्युनिटी को बदनाम नहीं किया जा सकता। और अमृतपाल सिंह साहब जो है उसको लेकर बहुत सारी बातें हो सकती है, बहुत सारे उनके उनको लेकर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ये बीजेपी के द्वारा प्लांटेड व्यक्ति हैं पंजाब में, या फिर ये सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा प्लांटेड व्यक्ति हैं पंजाब में, या फिर ये सही में अपने धर्म को लेकर उनके मन में अचानक से कोई एक जागृति आ गई और वो आ गए वहां पे, वो साहब है। वो एक अभी डिबेट का सब्जेक्ट है। लेकिन जिस तरह से अपने साथी तूफान सिंह नाम के साथी को छुड़ाने की ओर लेकर उन्होंने अपने समर्थकों के साथ तलवारों और बंदूकों के साथ जिस तरह से अमृतसर के पुलिस थाने का घेराव किया और कानून और व्यवस्था को एक तरह से गिरफ्त में ले लिया, और मजबूर होके पंजाब पुलिस को उनके साथी तूफान सिंह को छोड़ना पड़ा। मैं इतना कह सकता हूं भाई साहब, ये कोई ठीक बात नहीं है। ये पंजाब के लिए भी ठीक बात नहीं है। मैं इतना कह सकता हूं। बाकी आप सब लोग समझदार हैं। हम हरेक की भावना का, हरेक की इच्छाओं का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन जो तरीका इस्तेमाल किया गया है वो ठीक नहीं है। तो इतना कहते हुए बस आपसे यही एक गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है तो इस पर कमेंट जरूर करें आप, और लाइक करें अच्छा लगता है तो, और अच्छा लगता है तो फिर शेयर करें लोगों के साथ, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने जो भी ग्रुप सर्कल के लोग हैं उनके साथ, और सब्सक्राइब करें और करवाएं। बस यही आपसे गुजारिश है, और सबके स्वास्थ्य की अच्छी कामना के साथ इस कार्यक्रम को हम अभी समाप्त करने जा रहे हैं। जो भी हमारे साथ जुड़े आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो आगे देखने वाले उनका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद दोनों। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।